इंडिया न्यूज़ीलैंड से हार चुका है और न्यूज़ीलैंड से हारने के बाद इंडिया के शिवम दुबे और हर्षित राणा ये गाना गाते हुए नज़र आए कि मुझको कबीर जी माफ़ करना कि गलती मारे से हो गई। जोक्स अपार्ट क्योंकि शिवम दुबे और हर्षित राणा की वो रन आउट कंट्रोवर्सी की वज़ह से हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले शुरू से शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर मैच इंडिया वर्सेस न्यूज़ीलैंड 4 टी20 है, जहाँ पर मैच था, तो यहाँ पर इंडिया किस वजह से हारा और न्यूज़ीलैंड ने क्या बेहतर किया? क्या श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए था? क्या शिवम दुबे को ऑल पर भेजना चाहिए था? या जसप्रीत बुमराह को एक 19वें ओवर में 19 रन आना चाहिए था? ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। पहले बैटिंग करते हुए न्यूज़ीलैंड ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी शुरुआत दी, जिसमें टीम शेफर्ड और कॉनवे ने शतक की साझेदारी लगाई और वहाँ पर टीम को काफ़ी अच्छे टोटल पे खड़ा किया, जहाँ पर कॉनवे स्टार्टिंग में अपना टाइम ले रहे थे। वहीं पर टीम शेफर्ड आते साथ ही तूफ़ानी बल्लेबाज़ी करते हुए नज़र आ रहे थे, जहाँ पर संजू सैमसन टाइम लेते हैं और अभिषेक शर्मा हिट करते हैं। वैसे ही यहाँ पर स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करते हुए कॉनवे ने स्टार्टिंग में थोड़ा-सा टाइम लिया और टीम शेफर्ड अभिषेक शर्मा की तरह आते ही साथ रन बनाते हुए नज़र आए। उसके बाद रचिंद्र रविंद्र जो आए और जल्द आउट हो गए। टेरिल मिचेल आए, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो है न्यूज़ीलैंड की इनिंग को ख़त्म किया। बीच में जो है ग्लेन फिलिप्स ने आके थोड़ा-सा 30 रन का कैमियो खेला और मिचेल सेंटनर ने काफ़ी अच्छे रन्स बनाए। अगर हम न्यूज़ीलैंड की बैटिंग की बात करें तो न्यूज़ीलैंड की बैटिंग में एक रचिंद्र रविंद्र करके बैट्समैन है, वही लूप हॉल नज़र आया। डेविन कॉनवे की हम 3 टी20 से बात कर रहे थे कि वो जल्द आउट हो जा रहे थे, लेकिन चौथे वनडे में, चौथे टी20 में उन्होंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करके बताया। लेकिन न्यूज़ीलैंड की बैटिंग की तरफ से हमें कोई लूप हॉल नज़र नहीं आया, लेकिन हमें हाँ, इंडियन बॉलिंग की तरफ से काफ़ी लूप हॉल्स नज़र आए, जहाँ पर हर्षित राणा 4 ओवर में 54 रन दे देते हैं और पिछले मैच के जो हीरो रवि बिश्नोई थे, यहाँ पर उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट ली थी। यहाँ पर उन्होंने 4 ओवर में 49 रन्स दे दिए। तो एक लूप हॉल हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कुलदीप यादव को अहेड करें या फिर रवि बिश्नोई को परफ़ॉर्म करे, क्योंकि टी20 है, वर्ल्ड कप में तो वरुण चक्रवर्ती ही नज़र आएँगे। लेकिन अगर ये इंडिया और श्रीलंका में मैच है तो हमारे को स्पिनर्स की बहुत ज़रूरत है और हमारे स्पिनर्स ही हमारे सक्सेस का राज़ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना रवि बिश्नोई चल रहे हैं, कभी एक मैच में अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हैं और कुलदीप यादव ने कल थोड़ा-सा कमबैक किया, लेकिन 4 ओवर में 40 के हिसाब से उनको ज़्यादा माना नहीं जाएगा कि वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर पाए, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छे तक के रन रोकने की कोशिश की। और अगर बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो जसप्रीत बुमराह में भी कल थोड़ा-सा डाउनफॉल नज़र आया। थोड़ा-सा 19वें ओवर में 19 रन दिए, वो कभी ना कभी हो जाता है, ठीक है। एक वन्स इन अ करियर कभी-कभार हो जाता है कि आपसे ओवर थोड़ी-सी महँगी चली जाती है और ये बहुत कम टाइम देखा गया। तो इस मैच के बहुत सारे लो फॉल्स थे, जहाँ पर हर्षित राणा को स्टार्टिंग्स के ओवर्स में और बाद के ओवर्स में रन आए, जहाँ पर जसप्रीत बुमराह को 19वें ओवर में 19 रन आए। तो जैसे-तैसे करके न्यूज़ीलैंड ने 215 रन का टारगेट दिया। हमें ऐसा लग रहा था कि जिस फॉर्म में टीम इंडिया चल रही है, जिस तरीके से अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, रिंकू सिंह फॉर्म में चल रहे हैं और जिस तरीके से टीम इंडिया का जो डोमिनेंस नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा था कि ये मैच भी शायद 17 और 18 ओवर्स में चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कीवीज़ की काफ़ी अच्छी बॉलिंग, जिस तरीके से हम कभी इस बात पर वीडियो नहीं बनाते हैं कि कीवीज़ की फील्डिंग के बारे में वीडियो बनाया जाए, कीवीज़ की कैप्टेंसी के बारे में नहीं वीडियो बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने पिछले 3 मैचों में कुछ इस तरीके से फील्डिंग की और किस इस तरीके से कैप्टेंसी की कि हमको ये वीडियो बनाना पड़ा कि क्यों न्यूज़ीलैंड ये मैच हार रही है, जैसे मैं पिछले वीडियो की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कीवीज़ का वापस से कमबैक होता हुआ नज़र आया। अगर आप देखेंगे स्टार्टिंग्स में हर मैच की कहानी देखेंगे तो कीवीज़ ने बहुत जल्दी विकेट ले लिए थे, बॉलर उनके काफ़ी अच्छे परफ़ॉर्म कर रहे थे। लेकिन कैप्टेंसी की वज़ह से वो वहाँ पर मैच हार रहे थे, क्योंकि जब पहला ओवर आपको हेनरी डालकर दे रहे हैं, आपको जैकब डफ़ी डाल के दे रहे हैं और आपको स्टार्टिंग से 2 ओवर में आपको 2 विकेट लेकर दे रहे हैं, उसके बावजूद आप आते हैं और बॉलिंग चेंज कर देते हैं। आप जैकब डफ़ी को दूसरा ओवर नहीं लगवाते हैं, आप जैकब डफ़ी को लास्ट के लिए बचा के रखते हैं। मैं मानता हूँ कि इंडिया में इस टाइम पर ड्यू बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप स्पिनर्स के ओवर्स निकालना चाहते हैं। लेकिन फिर भी जब आपके कोई ऐसे बॉलर्स हैं, जो आपको स्टार्टिंग्स के ओवर में ही विकेट निकाल कर दे रहे हैं, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आप उनको कंटिन्यू बॉलिंग करवा सकते हैं। तो अगर शुरुआत से मैं अगर बात करूँ, तो अगर बात करें अभिषेक शर्मा की, तो अभिषेक शर्मा कुछ इस तरीके से इस सीरीज़ में नज़र आया कि या तो वो बहुत बड़ा स्कोर कर रहे हैं, या तो वो डक पर आउट हो जा रहे हैं। 4 मैच जिसमें से 2 मैच पर डक पर आउट हुए और 2 मैच में उन्होंने 50 प्लस
स्कोर तूफ़ानी बल्लेबाज़ी कराएँ। चलिए जब आप ये फ़ॉर्म में होते हैं तो ये होता ही रहता है और मैट हेनरी हमेशा से पहले ओवर्स में ही विकेट निकालते हुए नज़र आए इस सीरीज़ में। तो मैट हेनरी और जैकब डफ़ी तो मेरे फ़ेवरेट गेंदबाज़ है ही। और अगर बात करें संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन की पिछले 2-3 सालों में जितने हमने कैंपेन चलाए कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू सैमसन, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो वो टोटली फ़ेल नज़र आ रहे हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि वो बहुत ही ऐसे बल्लेबाज़ हैं कि उनको खेलना ही नहीं आता है या वो टेक्नीक ही नहीं जानते, बहुत ही अच्छे बल्लेबाज़ हैं। लेकिन पता नहीं इस सीरीज़ में उनको क्या हुआ है, पिछले कई सीरीज़ में हमने देखा है कि वो इस तरीके की बल्लेबाज़ी करते हुए नहीं नज़र आए हैं। वो अपने माइंडसेट से क्लियर होते हैं, वो गेंद को देखकर खेलते हैं। यहाँ पर ऐसा हो रहा है इस सीरीज़ में कि पहले ही प्रेडिक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ पर अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बैट्समैन पीछे की गेंद डालने वाला है, गुड लाइन के पीछे बॉल करने वाला है, तो वो जल्द से बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। और अगर जब आप बैकफुट पर नज़र आ जाएँगे और आप इतने पहले नज़र आ रहे हैं कि बॉलर जो है वो उनको पहले ही भाँप ले रहा है और वो आगे की तरफ बॉल कर दे रहा है। और जब बॉलर आपको आगे की तरफ अगर बॉल करता है, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वहाँ से आप हिट कर पाएँ। तो ये संजू सैमसन के लिए एक लूप हॉल है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि बॉलर आगे की बॉल डालने वाला है, तो बहुत ही जल्दी वो फ्रंट फुट पर आ जा रहे हैं और वहाँ पर बैक फुट पे लेट हो जा रहे हैं। और जिस तरीके से वो आउट हुए हैं कल की मैच में, संजू सैमसन को मैंने कभी नहीं देखा कि वो चौथे, 5वें स्टंप से बैटिंग कर रहे हैं और आप तीनों स्टंप जो है उनको दिखा कर के संजू सैमसन का पूरा करियर उठाकर देखें तो करियर में संजू सैमसन का और कंसिस्टेंसी का कोई लेना-देना ही नहीं रहा। या तो संजू सैमसन स्टार्ट्स में शफल करते हैं और बाद में रन बनाते हैं या फिर बहुत ही जल्दी आउट हो जाते हैं। तो इस वजह से संजू सैमसन का और कंसिस्टेंसी का दूर-दूर तक के पूरे करियर में उनका लेना-देना नहीं रहा। हालाँकि उनका एक चेंजिंग टर्निंग पॉइंट ये रहा कि वो ओपनिंग करना शुरुआत कर दिए और जब से उन्होंने ओपनिंग करना शुरुआत की, उन्होंने 3 शतक लगाए। नहीं तो उससे पहले वो चौथे और 5वें नंबर पर खेलते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर भी आप संजू सैमसन का चाहे आईपीएल का करियर उठाकर देख लें या टी20 का करियर करियर उठाकर देख लें, तो वहाँ पर कंसिस्टेंसी और संजू सैमसन दोनों का कहीं भी जोड़ नहीं है। इंडिया के तीसरे नंबर के बैट्समैन की तो यहाँ पर आपको तिलक वर्मा हैं, ईशान किशन नज़र आएँगे, लेकिन तिलक वर्मा ऑलरेडी जो है इंजर्ड है। इसकी वजह से ईशान किशन को ऐड किया गया और ईशान किशन पिछले 2 मैच में काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करते हुए आ रहे हैं, लेकिन तीसरे मैच में इंजर्ड होने के बाद अब उनको रेस्ट दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक सवाल ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने श्रेयस अय्यर को क्यों कैरी किया है? क्योंकि श्रेयस अय्यर जो है पहला आप 3 मैच नहीं खिलाते हैं, आपने न्यूज़ीलैंड की पूरी सीरीज़ में उनको साथ में रखा हुआ है। आप पहला 3 मैच नहीं खिलाते हैं, तो समझ में आता है कि चलिए आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है श्रेयस अय्यर का चांस ही नहीं बन रहा है। लेकिन जब ईशान किशन अगर वहाँ पर जो है इंजर्ड हो जाते हैं, तो चौथे नंबर पर चलो आप ये भी मान लिया कि आपको चौथे नंबर पर कुछ और ट्राई करना था, तो आपने रिंकू सिंह को चौथे नंबर पर उतार दिया और आपके पास कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ समझ में आती है कि सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर आ गए, चौथे नंबर पर आपने रिंकू सिंह को उतार दिया। तो आपने श्रेयस अय्यर को कैरी क्यों किया हुआ है? आप श्रेयस अय्यर को अगर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं किए है उनकी जगह, मैं समझता हूँ, तो आपने उनको न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में चुना और चुना तो आपने उनको कैरी किया। इससे अच्छा आप कोई नए फ़ील्डर्स को, नए यंगस्टर को आप लेकर चले आते। आप शहबाज़ नदीम को लेकर चले जाते, रियान पराग को लेकर चले जाते। ऐसे बहुत से फ़ील्डर्स हैं जिसको आप जो है डगआउट में बिठाकर आप उनको पूरा माहौल दिखा सकते थे, उनको पूरा जो है माहौल समझा सकते थे कि इस तरीके का मैच होता है, अगर आपको कैरी करके लेकर जाना था। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने श्रेयस अय्यर को आपने वो स्क्वाड में रखा ही क्यों है, जब खिलाना नहीं था। आप एटलीस्ट चौथे मैच में खिला देते, पहले से वो परफ़ॉर्म करते तो वही कंट्रोवर्सी अलग हो जाती, वो बात की बात हो जाती, शायद आपने उस वजह से नहीं खिलाया। लेकिन वो मसला तो बात का अलग का है, लेकिन आप उनको साथ में कैरी ही क्यों किए? पिछले 2 मैच के हीरो सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर उतरते हैं और वो जो 2 पिछले 2 मैच में लगातार 50 बनाते हुए आए, तो ये मैच में वो टोटली इन फॉर्म नज़र आए और जल्दी आउट होकर चले गए। आप चौथे नंबर पर रिंकू सिंह को उतारते हो, काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं, 30 प्लस स्कोर बनाते हैं। लेकिन जब तक कि वो मैच जो है रन रेट थोड़ा काफ़ी आगे निकल चुका था, आप हार्दिक पांड्या पे भरोसा करते हैं, आप हार्दिक पांड्या उतरते हैं और वो जल्द आउट हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो शिवम दुबे उतरते हैं, शिवम दुबे और नीतीश राणा की अगर मैं बात करूँ, जैसे स्टार्टिंग में मैं बात करना चाहता था कि शिवम दुबे जो है वन साइड अकेले इस मैच को न्यूज़ीलैंड की तरफ से दूर लेकर जा रहे थे। लेकिन हर्षित राणा का वो शॉट जो क्रिकेट में अक्सर हो ही जाता है कि आप स्ट्रेट खेलते हैं और बॉलर का हाथ में लगता है और उस तरीके से रन आउट हो जाते हैं। तो ये बहुत ही रेयर देखने मिलता है, लेकिन किस्मत का साथ ना हो तो ऐसे अक्सर रन आउट आपको देखने मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ना नीतीश राणा की गलती है
और ना ही शिवम दुबे की गलती है। बस हमारा लक नहीं था कि वो हमको लक ने साथ नहीं दिया और जो है काफ़ी अच्छा मैच चल रहा था जहाँ पर शिवम दुबे की बात करें तो 3 रिकॉर्ड जो है हमारे इंडियंस के नाम ही हैं। हालाँकि उसमें कॉलिंग मुनरो भी आते हैं, क्विंटन डिकॉक भी आते हैं। 12 नंबर पर तो एक बादशाह बैठा हुआ है युवराज सिंह, जो 12 बॉल में 50 बनाना पता नहीं ये किस जन्म में टूटेगा। लेकिन इस टी20 आई के खतरनाक ज़माने में हम ये उम्मीद ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाएँगे। तीसरे नंबर पर जो है दूसरे नंबर पर जो है इंडियन बैटर्स की बात करूँ तो अभिषेक शर्मा 14 बॉल, शिवम दुबे 15 बॉल में 50 रन। तो ये काफ़ी अच्छा एक इंडियन कैमियो नज़र आ रहा है जहाँ पर अलग ही गेम आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम इस सारी चीज़ों के लूपहोल्स को अगर भरे नहीं तो इंडिया में बहुत सी चीज़ें अभी भी ऐसी है जिसको हमको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं अगर बताऊँ कि ये लूपहोल्स जो इंडिया के सामने नज़र आ रहे हैं बॉलिंग लाइनअप में या हमारा तीस दूसरा स्पिनर्स कौन होगा वो अब तक के क्लियर नहीं हो पा रहा है। हमारे ओपनर्स जो है अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम कैसा है कि हम कोई भी सीरीज़ को डोमिनेट कर लेते हैं। लेकिन जो है जैसे ही वर्ल्ड कप के मैचेस की बात आती है, नॉकआउट मैचेस की बात आती है, तो हमारे को ये एक छोटी गलतियाँ ही हमारे के लिए वर्ल्ड कप से बाहर कर देती है, जैसे मैंने हर वीडियो में कहा है। तो मैं इस चाहूँगा कि जो है इस लूपहोल को वर्ल्ड कप से पहले-पहले जल्दी सुधार लिया जाए क्योंकि ये मैच हमारे लिए हारना भी बहुत ज़रूरी था। अगर ये मैच हम हारते नहीं तो हमारे को हमारे लूपहोल्स का पता नहीं चलता। ये जो पूरी सीरीज़ में हमें नज़र आए हैं, जैसे संजू सैमसन की बात करें या हमारा दूसरा स्पिनर्स कौन होगा या हमारे लिए ऐसा कौन-सा गेंदबाज़ होगा जो हमको पावर प्ले के अलावा बीच ओवर्स में विकेट निकाल कर दे। क्योंकि अक्षर पटेल इंजर्ड है, वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड है, तो हम कौन से ऐसे ऑलराउंडर्स को लेकर जाएँ जहाँ पर हम ये सोच रहे थे कि हम 8 नंबर तक बैटिंग करावें और उसमें 2 ऑलराउंडर रहे, 6 नंबर तक बैटिंग रहे, 2 ऑलराउंडर रहे और 3 प्रीमियम फास्ट बॉलर और स्पिनर्स रहे। लेकिन यहाँ पर इंजरी के बाद जो है टीम इंडिया की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है और जिस तरीके से हम वर्ल्ड कप में फेवरेट टीम मान रहे थे लेकिन ये लूपहोल्स अगर हमारे लिए जल्दी ही सॉल्व ना हुए तो हो सकता है कि हम जो है ग्रुप स्टेज में तो जीत जाएँगे लेकिन नॉकआउट्स मैच में अगर हमारी ये एक छोटी गलती, हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी टीम इंडिया की गलती होगी, लेकिन एक ये छोटी गलती जहाँ पर हमें जो लूपहोल्स नज़र आया तो ये हमें वर्ल्ड कप से बाहर कर सकती है। तो आपकी क्या राय है? आपकी क्या कमेंट है? आप भी हमें बताइए कि क्या इंडिया को कहाँ पर सुधार करना चाहिए इस टी20 आई वर्ल्ड कप 2026 में जो 8 फरवरी से होने वाला है? क्योंकि बेसिकली ये इंडिया और श्रीलंका में होने वाला है और जब ये इंडिया और श्रीलंका में मैच होगा तो मतलब इसका मतलब है कि स्पिनरों का राज होने वाला है और जब स्पिनरों का राज होने वाला है तो आपके पास जो है वरुण चक्रवर्ती इस टाइम पर जो है फॉर्म में चल रहे हैं। लेकिन कुलदीप यादव पिछले इस टी20 आई सीरीज़ में एकदम ही वनडे सीरीज़ की बात करें तो उसमें एकदम डाउटफॉल नज़र आया। रवि बिश्नोई का हम कमबैक करते हैं लेकिन एक मैच वो काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और दूसरे मैच में उनको भी 4 ओवर में जो है 49 रन्स पड़ जाते हैं, जो कि टी20 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। तो देखते हैं कि हमारे लिए कि इस टी20 में क्या बेहतर होता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको ये कुछ डाउनफॉल नज़र आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर टीम इंडिया को करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट में बताइए। आप अपनी टीम बनाकर बताइए, आपके कमेंट में बताइए, लाइक करके बताइए कि आपको क्या चीज़ का डाउनफॉल नज़र आ रहा है और कहाँ पर लूपहोल नज़र आ रहे हैं और क्या चीज़ को सही करने की ज़रूरत है। थैंक यू।